कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा किसी नस्ल का सुधार करते हैं तो वहाँ पे कम से कम 6-7 पीढ़ी लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जो नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मेरे सामने हैं गोदरेज कंपनी के डॉक्टर साहब, जो फील्ड में पशुपालकों के पास जाके पूरा कवर करते हैं, पशुपालकों की सहायता करते हैं, क्या उनको देना चाहिए, किस तरह का फीड खिलाना चाहिए, चाहे गोदरेज का खिलाएं चाहे दूसरी कोई कंपनियों का खिलाएं, सप्लीमेंट क्या देना चाहिए, पशुओं का रख रखाव क्या है, उसके बारे में मैं आज कुछ सवाल करने वाला हूं। क्योंकि आज सर हमारे फार्म पे पधारे हैं और कुछ ऐसा नॉलेज है, कोई भी मेरे फार्म पे एक्सपर्ट आते हैं, कोई डॉक्टर आते हैं, कोई न्यूट्रिशन आते हैं, तो उनकी जो भी ज्ञान रहता है, उनके पास जो नॉलेज रहती है, वो मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि कभी कभी मुलाकात होती है, एक तो हम उनके पास चल के जाते हैं, आज वो हमारे पास चल के आए, यहाँ पर आए हैं कुछ नॉलेज देने के लिए, तो साथ साथ मैं भी कुछ इनसे कुछ बातें लूंगा और आपको भी चैनल के माध्यम से कुछ बातें बताऊंगा जो कुछ न कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और बारीकी बारीकी से मैं सवाल डॉक्टर साहब से पूछूंगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है गोधन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका। सर, थोड़ा सा परिचय पशुपालकों को दे दीजिए आपके बारे में, ताकि पशुपालक भी जाने कि भाई आज कौन हमारे फार्म पर पड़ा। मैं डॉक्टर केदार प्रसाद गुप्ता गोदरेज टेक्निकल सर्विसेज देखता हूं, और जैसा कि गोवर्धन डेयरी फार्म में मैं उदयपुर मेरा आना जाना रहता है, लेकिन काफ़ी समय से सर का नाम सुना था, तो मैं सर से मिलना भी चाहता था और इनसे जानना चाह रहा था कि किस तरह की सामान्यतः पशुपालन में समस्याएं आती हैं और उनके लिए क्या क्या ये करते हैं, तो प्लीज बताएं सर। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपके गोदरेज भी बहुत बड़ा एक फार्म मैनेज कर रहा है। बहुत पॉपुलर फार्म है, मैंने भी सुना है और मैं भी सोच रहा था कि उस फार्म पे जरूर मैं विजिट करूंगा। वहां पर कुछ एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसे बहुत सारी चीजें हो रही है, वो बहुत सारी एडवांस है, मैं जाऊंगा वहां पर कवर करूंगा। लेकिन बेसिकली मैं ये जानता हूँ, जैसे पशुपालक हमारे यहाँ पर हम भी जैसे कोई काफ तैयार कर रहे हैं, जैसे कोई पशु की AI करवाते हैं, पशु व्यापन होता है, उसके बाद में जो काफ आता है छोटा, वहां से मैं जानूंगा कि काफ का रख रखाव कैसे करेंगे भाई, उसको वहां से उसकी अच्छी ग्रोथ हो और आगे जाकर वो अच्छा दुधारू पशु बने पशुपालक। हाँ सर, ये आपने अच्छी बात की है। क्या है, सामान्यतः जो आज का जो किसान है उसका फोकस केवल जो रहता है वो पशु का दूध चाहिए उसको। कई पशुपालक जो रहते हैं, लेकिन जो बछिया का पालन है उससे उतना साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका समावेश नहीं करते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा रहता है उसकी जो आहार की मतलब प्रोटीन ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो बड़े पशु से थोड़ा अलग रहती है। शुरुआत में जो बच्चा होता है, तो जैसे आप जानते हैं सर कि अगर कोई फीमेल काफ जिसका वजन 25 किलोग्राम है और जिसका वजन 30 किलोग्राम है, तो 30 किलोग्राम वजन की जो बछिया रहेगी उसका जो आगे विकास होगा, मतलब उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, उसका आगे चल के जो वजन का बढ़ने का जो क्रम रहेगा, वो जो ज्यादा वजन लेके आएगी वो ज्यादा रहेगा। और जो छोटा बच्चा रहता है उसका जो रूमेन का डेवलपमेंट होता है, क्या है कि जो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनके जो बच्चे रहते हैं जब छोटे रहते हैं 3 महीने तक का समय सामान्यतः इसके रूमेन के डेवलपमेंट में लगता है, जो इनका मुख्य पेट होता है, जो पेट का जो बिल्कुल जी। और सामान्यतः जैसे पशु के ना 4 पेट होते हैं। अच्छा जी। तो उसमें जो रूमेन रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। जी। और जब बछिया का जन्म होता है या पाड़ी का जन्म होता है, उस समय जो रूमेन है वो हार्डली 25% रहता है। अच्छा। और जो ट्रू स्टमक कहलाता है, एबोमिसम, वो हिस्सा आप मान के चलें 70% होता है। अच्छा। और जब पशु 3 महीने के ऊपर हो जाता है तो जो रूमेन है वो आप ये मान के चलें कम से कम 70% हो जाता है जी। जन्म के समय वो है 15-20%। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होता है तो शुरुआत में हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए। कुछ कंपनियां जो काफ स्टार्टर निकालती हैं, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। उसको जो डायरिया है, निमोनिया है, जो कामन आप भी जानते हैं कि छोटी छोटी तकलीफें जो होती है इसकी वजह से जो बछिया है मरती है, निमोनिया है, डायरिया है। और इसके अलावा जो वजन है, मैं देखता हूँ सामान्यतः अभी अगर मैं किसी से बात करता हूँ जो HF क्रॉस की है, आप भी जानते हैं आपके फार्म में जो है सामान्यतः 15 महीने में सीमेन लग जाता है। जी बिल्कुल लग जाता है, बिल्कुल। और कई बार मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, किसान कहता है कि ये तो 2 साल की हो गई है और अभी तक हीट पे नहीं आ रही है। बहुत सारे पशुपालक फोन आते हैं मेरे पास। जी। तो उसमें
अगर अच्छी कंपनी का हम स्टार्टर उपयोग करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन ऐसे सभी तत्वों का समावेश अच्छा रहता है। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में मैं निवेदन करूंगा कि काप स्टार्टर का उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। सर डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ कि आपको जैसे बच्चा आज पैदा हुआ है, आज जन्म दिया है, कोई बच्चियां पैदा हुई है, उसको कितने दिन के बाद में काप स्टार्टर शुरू करना चाहिए? काप स्टार्टर सामान्यतः आप 7वें 8वें दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका पशु नहीं खा रहा है तो आप कोशिश करें 15वें दिन से उसको स्टार्ट कर दीजिए। शुरुआत में पहले सप्ताह में 50 ग्राम दीजिए आप दूध में, उसको घोल के जो है और मतलब डिप करके थोड़ा आदत में डालें, कैसे भी करके उसको खिलाना है। हाँ, धीरे धीरे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बच्चा है, कोई भी चीज जब हम देखते हैं आदत में आती है धीरे धीरे तो उसको वो खाना चालू हो जाता है। और कोई भी अच्छी चीज, चाहे हम भी अनुसरण करें चाहे जानवर करें, अच्छी चीज में उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर वो शुरुआत कर देगा, शुरुआत में 50 ग्राम मात्रा दीजिए, उसके बाद में फिर आप 200 ग्राम दीजिए, फिर धीरे धीरे सप्ताह दर सप्ताह उसको बढ़ाते रहें। और कम से कम 6 माह तक आप अगर काप स्टार्टर देते हैं तो 700 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक की ग्रोथ जो है आती है पर डे के हिसाब से। पर डे मतलब 700 ग्राम से 1 किलो तक का वजन बच्चे का बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर साहब पशुपालकों के बहुत फोन आते हैं मेरे पास, बहुत सारी समस्याएं, बहुत बड़ी समस्या है काप में छोटे बच्चों में। जैसे बच्चा पैदा होता है 4 से 5 दिन बाद में उसको बार बार डायरिया होता है, बहुत डायरिया होता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते पशुपालक, बहुत उसको दस्त लग रही है, उसकी वजह से कई काप मर भी जाते हैं। तो दस्त लगने का सबसे बड़ा कारण और उसका उपाय क्या है? देखें, सामान्यतः मैं हमेशा बोलता हूं पशुपालकों से कि हर 3-4 महीने में पशु को पेट के कीड़े की दवा दी जानी चाहिए। जी। अगर कई पशुपालकों का ये रहता है कि गाभिन पशु है तो पेट के कीड़े की दवा नहीं देनी है। जी। अगर जो गाभिन पशु है तो उसके लिए फेबेंडाजोल नाम की दवा है, वो अगर हम लास्ट ट्राइमेस्टर में पशु की डिवर्मिंग कर दें तो कुछ रेसिडुअल इफेक्ट, जो परजीवी वाली दवा हमने पशु को दी है तो उसका रेसिडुअल इफेक्ट काफ में भी आएगा। अच्छा। और अगर काफ में हमको लग रहा है तो आप पहली डिवर्मिंग 7 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, काफ की? हाँ, काफ की डिवर्मिंग पेट के कीड़े की दवा पिलाने की आती है, जैसे एल्बुमान नाम की दवा आती है, तो वो दवा आप देंगे तो ये दस्त की समस्या, और दूध खासकर जो है वजन का 10% देना है। अच्छा। अगर आप ज्यादा दूध भी पिलाएंगे तो भी होगा। हाँ, तो भी डायरिया होगा। कई लोग क्या करते हैं, या तो दूध पिलाते नहीं है या पिलाएंगे तो बहुत ज्यादा पिला देते हैं। यहाँ पर जब आप बता रहे थे पशुपालकों को बता दूं कि पशुपालक मित्रों, जब गाय अपनी प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर साहब ने बताया कि लास्ट का जो उसका 9वां महीना है, जब आप गाय को ड्राई कर देते हैं, लास्ट का महीना लगा, तो उसमें आप डिवर्मिंग जरूर करें, क्योंकि जो गाय के पेट के जो वर्म्स हैं वो कहीं न कहीं उसके बच्चे को भी इफेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को दस्त लगती है, वैसी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको मतलब 7 दिन में उसकी डिवर्मिंग हम कर सकते हैं। हाँ। और जैसे हमारा जो बच्चा पैदा होता है वो 30 से 35 किलो का एवरेज हमारे फार्म पे भी हो रहा है, बहुत सारे फार्म पे अच्छा भी नहीं लगा, तो 30 किलो तक कम से कम होता है, 25 से 30 किलो का। बिल्कुल। तो उसका 10% अपने को दूध पिलाना है। बिल्कुल। उसका 10% दूध ही उसको पूरे दिन का पिलाना है। जी। और 7 दिन से 15 दिन तक हम उसका काप स्टार्टर कर सकते हैं। तो काप स्टार्टर सर कितने दिन तक देना होता है? जैसे आपने बताया 4 महीने के आसपास, 4 महीने तक उसको काप स्टार्टर पे चलाना है। आप 4 मंथ दे सकते हैं, 6 मंथ तक हम लोग जो है 6 मंथ तक रिकमेंड करते हैं जी। क्योंकि 3 महीने तो रूमेन डेवलपमेंट में लगता है। जी। और फिर कोई चीज जो विकसित हुई है वो अचानक उसी अवस्था में काम नहीं कर सकती जो एक एडल्ट एनिमल का रूमेन काम करता है। जी। तो हम लोग अगले 3 महीने के लिए भी रिकमेंड करते हैं। और अगर आपको लगता है 4 महीने तक ही देना है, हाँ जी, तो आप 4 महीने तक भी दे सकते हैं, लेकिन काप स्टार्टर जरूर दें। और सर, आप जैसे जानते हैं कि कोई काप है जिसका वजन 30 किलोग्राम है और एक काप जिसका वजन 25 किलोग्राम है, तो आपने देखा होगा जो बछिया ज्यादा वजन लेके आती है उसका जो विकास है, उसका बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। तो काफ का वजन मतलब 30 किलो के ऊपर होना चाहिए। हाँ, एक आइडियल सर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मान के चले माँ का वजन 400 किलोग्राम है। अच्छा। गाय भैंस का वजन मान लीजिए 400 किलोग्राम है, अगर उसका 7% वजन आता है हाँ। तो वो आइडियल है। अच्छा। मान लीजिए 400 किलोग्राम का 28 किलोग्राम जो वजन आ रहा है
तो वो अच्छा है, वो अच्छा है। अच्छा मतलब अगर जहाँ पे 6 कुंटल की गाय है, 6-7 हाँ, कुंटल की, तो वो 35 किलो के आसपास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं वीडियो में, क्लिप में, फोटो में आपको जरूर दिखा रहा हूँ, जो देख रहे हैं आप, उसमें एक काफ है, वो करीबन हमारी गाय 6 कुंटल की है, और उसमें जो काफ है वो डॉक्टर साहब आपने भी देखा है, जैसे वो आज 35 किलो का आप वजन करेंगे तो आराम से होगा। बहुत अच्छा है, बिल्कुल सीमन की बछड़ी है, जैसे एबीएस का हमने सीमन लगाया था, उसके हैमर की बच्ची हमारे पास आई है। तो हम यहाँ पर इसको क्या है, पूरे प्रोटोकॉल से इसको बढ़िया करना चाहते हैं, क्योंकि सेक्स सीमन लगा के अच्छी ब्रीड तो डॉक्टर साहब हमने ले ली है। जी जी जी। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर साहब से सलाह हुई थी, बहुत सारे पशुपालकों से सलाह हुई, सलाह के हिसाब से हमने अच्छी ब्रीड हमारे पास आ चुकी है, लेकिन अभी उसको ग्रोथ करने के लिए हमारे को सलाह की बहुत जरूरत है। तो हम यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल से उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर पशुपालक बहुत सारे हमारे को फोन करते हैं कि हमारे बच्चे को दूध कितने समय तक पिलाना चाहिए, बच्चे को दूध कितने समय तक पिलाना चाहिए? देखें सर, दूध जो है मैक्सिमम आप 2 महीने तक पिलाएं जी। पहला मंथ जो है वजन के अनुसार दूध बढ़ता जाएगा जी। और जैसे सर मैंने बताया वजन का 10% दूध देना है। जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है, दूध अपने को बढ़ाना है। बिल्कुल बढ़ाना है। और 1 महीने बाद जो है दूध धीरे धीरे हमको कम करना है, और 2 मंथ के बाद हमको दूध बिल्कुल नहीं बंद देना करना है, और काप स्टार्टर जो दे रहे हैं उसको बढ़ाना है। हाँ, फीड भी उसको लेके जाना है कुछ हाँ। भी। अच्छा, हरा चारा, सूखा चारा, ये काप को कितने दिन में देना चाहिए? ये सामान्यतः क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो बछिया है जन्म लिया, उसने जो रूमेन है उसका अभी विकसित नहीं है जी, लेकिन उसको थोड़ा इरिटेशन भी चाहिए जी, जी, जैसे रूमेन जो रहता है उसमें मसल्स भी ग्रोथ होती है और जो रूमेन पेपिलाई होती है जी। तो एक पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक पीएम करके पिक्चर है जी। उन्होंने पोस्टमार्टम किया काप का, देखा कि जिस बछिया को हमने दूध दिया, जिस बछिया को हमने काप स्टार्टर और दूध दिया, और जिसको काप स्टार्टर और दूध और साथ में कुछ हमने जो है हरा दिया थोड़ा बहुत, तो उस कंडीशन में जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो उसको जो है 7वें 8वें दिन से थोड़ा बहुत उसको मतलब चारा 1-2 मुट्ठी मतलब सूखे चारे पे उसको धीरे धीरे लाना है। बहुत ज्यादा नहीं देना है। आप चाहें तो 15वें दिन से स्टार्ट करें। शुरुआत में आप चाहें तो रुक जाएं। 15वें दिन से पहले उसको हरा चारा और सूखा चारा बिल्कुल मत दें। और 15वें दिन से उसको थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी काफ का जो समझ लो हिपर्स में कन्वर्ट होगा, 6 महीने आप बोले, 6 महीने हमने काफ स्टार्टर दे दिया, उसके बाद में वो हिपर्स में आएगी, तो हिपर्स के लिए उसका अच्छा ग्रोथ करने के लिए उसको क्या देना चाहिए? देखें सर, हमारा जो गोदरेज ग्रुप के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये 1897 से अपने देश में चल रहा है जी। और गोदरेज जो ग्रुप है नीति नियम सिद्धांत से चलने वाली कंपनी है जी। और हम लोगों ने क्या किया है कि काप स्टार्टर से सीधे हीपर में ना शिफ्ट करके हमने इसमें बीच में एक फेज रखा है ग्रोवर का जी। 6 मंथ से लेके जब तक वो एआई नहीं लक्षण दिखाएगा, गर्मी के लक्षण, तब तक हम उसको ग्रोवर फीड में रखते हैं। और ग्रोवर के बाद में फिर हम उसको हीपर्स में जब वो सीमेन लग जाता है जी। अच्छा, जैसे ज्ञापन हो गई तो उसको हिपर्स का फीड शुरू कर देना है, ताकि उसका जो ग्रोथ है, बच्चे का ग्रोथ और उसका ग्रोथ दोनों का चलता रहे। बिल्कुल। जो जैसे काफ 6 महीने का हो गया, 6 महीने के बाद में उसको काफ ग्रोवर देना है, स्टार्टर से उसको ग्रोवर में ले जाना है, ताकि वो एआई तक वो चलाना है और एआई के बाद में हिपर्स का ले जाना है। बिल्कुल। तो जैसे अभी समझ लो हिपर्स चल रहा है और जैसे वो ब्याने के नजदीक आ गया, तो वहां पर उसको कुछ चेंज करना है, या फिर वो हिपर्स ब्याने तक, जब बच्चा देने तक वापस वही हिपर्स ग्रोवर ही चलाना है? देखें, जैसे पहला जो 6 मंथ है जी। तो हमने काप स्टार्टर बोला जी। 6 मंथ के बाद जो है हम ग्रोवर बोल रहे हैं जब तक हीट पे नहीं आया जी। और जब पशु कंसीव हो गया जी। उसके बाद हमने हीपर फीड के लिए रिकमेंड किया है जी। अगर पहली बार कोई पशु जो है बच्चा दे रहा है तो उस समय अगर आपको लग रहा है तो आप हीपर पूरे टाइम तक दे सकते हैं, जब तक उसका बच्चा नहीं बाहर आ जाए, लास्ट तक काल्विंग नहीं हो जाए। जी। और जब बच्चा, अगर वो चाहते हैं कि 2 महीने पहले से हमारा ग्रुप ने एक D60 फीड बनाया है, तो वो फीड आप चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, D60 60 बिफोर। बिल्कुल। अच्छा, उसको ट्रांजेक्शन फीड वगैरह ऐसा कुछ देने की जरूरत? वो ही ट्रांजेक्शन वही है, D60 या ट्रांजी फीड जो है दोनों वही है जी। अच्छा। यहाँ तक आपने मतलब एक बच्चे से लेके जब वो बच्चा देती है वहां तक आपने हमारे को बताया।
जी जी डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर बहुत सारी हमारे यहाँ पर भी एक भ्रांति रहती है, बहुत सारे पशुपालक ऐसा करते हैं कि जैसे हमारी गाय है, बच्चा देने के बाद में 2 महीने बाद में हीट में आती है, तो यहाँ पर हीट मिस कर देते हैं लोग। बताते हैं कि अगर हमने यहाँ पर इसको क्रॉस करा दी, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो कुछ भी, तो उसका जो दूध का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, वो दूध कम कर देगी, इसलिए उसको कंज्यूम नहीं करा के, उसको एआई नहीं करा के उसको लेट लेट करते जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें सर, होता क्या है, कोई अगर कमजोर पशु है तो आप देखें उसका खाना पीना भी अपने आप कम हो जाता है अगर हम उसको ग्रुप में खिलाते हैं। और सामान्यतः जैसे पशु ने बच्चा दिया और 3 महीने के अंदर, क्योंकि होता क्या है, जैसे गाय है, गाय के लिए 2 ब्यात का अंतर जो है 12 से 13 महीने होना चाहिए और भैंस के लिए 13 से 15 महीने होना चाहिए। तो पहली हीट आप चाहे तो मिस कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे मन में अगर कुछ डाउट है और अगर वो 3 महीने बाद पहली हीट है तो हमको उस हीट को भी मिस नहीं करना है। अच्छा। अगर 2 महीने के पहले पशु हीट पे आ रहा है तो वो हीट आप मिस कर सकते हैं। अगर 2 महीने के बाद पशु हीट पे आ रहा है तो आप उसका सीमेन कराएं। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज आता है वो बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए। हमको ऐसा ना लगे कि उसमें हल्का सा दूध जैसा लग रहा है, उसका कलर में चेंज है। अगर हमारे मन में ऐसा है तो हम चाहें तो एक बार पशु की बच्चेदानी की सफाई करवा के नेक्स्ट हीट पे यही कराएं तो वो कंसीव हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि भाई ये पशु हमने कंसीव करा दिया 2 महीने में, तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वहां पर जो कोई अप डाउन वैसा, वही यही कराने के बाद में जब पशु ज्ञापन हो जाता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन कोई अप डाउन का होने का कोई ऐसा चांसेस? देखिए सर, वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है। ये अगर पशु का जो खान पान है अच्छा नहीं रहेगा, मान लीजिए एक पशु को 6 किलो संतुलित आहार की, उसके उत्पादन के अनुसार अगर मैं बात करूं, गाय को 1 लीटर के पीछे 400 ग्राम और कम से कम 1 से 1.5 किलो जो अतिरिक्त आहार चाहिए। भैंस के लिए 1 लीटर के पीछे 500 ग्राम और 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त आहार चाहिए। अच्छा। अगर हमारा पशु का जो आहार है उसके दूध उत्पादन के अनुसार है तो आप बिल्कुल मान के चलें उस पे कोई भी अंतर नहीं आता है। अच्छा। हीट का जो है अगर हम सीमेन करा दिया तो कुछ भी अंतर नहीं आता है। तो हमको खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक डेयरी फार्म में बहुत बड़ा चैलेंज है, हर एक फार्म में रहेगा, हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। पशुपालक फोन करते हैं कि इनफर्टिलिटी, बार बार पशु रिपीट होता है, कम से कम 10 बार भी करा लेते, 6 बार भी करा लेते। ये समस्या बहुत बड़ी हमारे पर्टिकुलर एरिया में है और बहुत सारे फार्मर मुझे फोन भी करते हैं कि हमारे पास रिपीट बहुत आ रहा है। रिपीट आने का कारण क्या है? पशु क्यों रिपीट आता है ज्यादा? देखिए सर, रिपीट पशु का होना वो 3-4 मुख्य कारण है। अगर मैं उसको करूं, जैसे एक कारण है पशु का खान पान, फिर दूसरा रहता हार्मोनल असंतुलन हो गया, तीसरा होता बच्चेदानी में इन्फेक्शन और चौथा जो रहता है कि कोई जेनेटिक कारण तो नहीं है। अच्छा। सर्विक्स में एबनॉर्मेलिटी रहती है, जो एआई गन है आसानी से पास नहीं होती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहती है। लेकिन सबसे मुख्य जो कारण है वो पशु का खान पान पे है। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था अभी, अगर गाय के दूध की मैं बात करूं, अगर जिसका 1 लीटर दूध में और जो बसा है 4% है, तो उसको कम से कम 96 ग्राम क्रूड प्रोटीन चाहिए है। अच्छा। और 330 ग्राम जो है टीडीएन वैल्यू चाहिए। अच्छा। अगर इस अनुपात का हम फीड उसको खिला रहे हैं, मतलब उसकी ऊर्जा, प्रोटीन, बसा, मिनरल, ऐसी सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो पशु को जो रिपीट ब्रीडिंग वाला इशू है वो नहीं आएगा। और अगर खान पान की कमी के बाद भी पशु रिपीट करता है तो दूसरे पैरामीटर हमको समझने की जरूरत है कि उसका चक्र कैसे रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई पशु जो है 20 से 22 दिन पे ही रिपीट हो रहा है तो वहां पर हम हार्मोन के टीके लगा सकते हैं, जैसे ड्यूराप्रोजेन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं। अगर कोई पशु 10-11 दिन में ही रिपीट हो रहा है तो उस आधार पे हम पशु को लेट रिपीटर, मतलब जो 20-21 दिन के बाद रिपीट होगा तो हम उसको बोलेंगे लेट रिपीटर। अच्छा। और जो 20-21 दिन से पहले रिपीट होगा उसे हम बोलेंगे अर्ली रिपीटर। तो उसके अनुसार जो डॉक्टर रहते हैं वो निर्धारित करते हैं कि हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें। अच्छा, वहां पर जो सिम्टम्स पहले क्या दिख रहा है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया बिल्कुल तो हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात लेकिन खान पान है। प्राइमरी ये देखा गया अपने देश में कि जो पशु बार बार रिपीट होते हैं तो वहां पे ऊर्जा और फास्फोरस की
ये कमी बहुतायत पे देखी गई है। एक सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पर, क्या हमारे बहुत सारे पशुपालक, बहुत सारे डेयरी फार्मर भी ये कर रहे हैं कि जैसे कंपनियां बना रही है फीड, वो उसके अनुसार वो देखते हैं कि हमारे खेतों में बहुत सारा अनाज होता है, खेतों से अनाज मार्केट से रेडी परचेस करके खुद फीड को तैयार करके घर पर कस्टमाइज करके उनको दे रहे हैं। वो बोले हमें दूध का तो प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि वो बेटर है या फिर आप तो अभी आपकी कंपनी का ही बताएंगे कि भाई कंपनी का देना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, कोई पशुपालक कंपनी का नहीं खिला के बोले रेट मुझे ज्यादा पड़ रहा है, मैं घर का बना के दे रहा हूँ, उससे उसके पशुओं पे साइड इफेक्ट क्या होगा अगर वो फीड खिलाएगा या कंपनी का फीड खिलाएगा? देखें सर, होता क्या है कि जो रॉ मटेरियल हमने खेत में परचेस किया, हम उसको ऐसा उपयोग कर रहे हैं, तो कई बार कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं फीड में। जैसे मैं बात करूं, जैसे कॉटन सीड केक है, बिनोला खल या बड़े में की खल है, तो उसमें गॉसिपाल पाया जाता है। तो गॉसिपाल क्या करता है, आयरन को बाइंड कर लेता है। और कई बार जैसे सरसों की खल है, उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। तो वो जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा अवरोध करता है। तो कई बार क्या रहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छा फार्मर है, जो जानता है कोई पशु आहार बनता है, अगर वो 4 किलो फीड खिला रहा है, अगर वो 4 किलो में 1 किलो मान लीजिए दलिया दे रहा है अनाज का, 1 किलो खली दे रहा है, कोई 1 किलो चना चूरी या कोई चूरी वगैरह दे रहा है, तो वो एक तरह से संतुलित है। लेकिन कई बार किसान क्या करता है, जो चीज सस्ती है वो खिला देता है, वो ज्यादा खिला देता है। वहां पर मिस्टेक हो जाती है। जी, तो उसको एक संतुलित आहार। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब पशु को हम पैलेट फार्म में बनाते हैं या हीट प्रोसेस से गुजरता है, तो उस समय जो पैलेटेबिलिटी है उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। और हम लोग इसमें क्या है, मिनरल, विटामिन और ईस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, बाईपास फैट, प्रोटीन, इन सब का समावेश करते हैं। तो जो क्वालिटी फीड है, मतलब जो एफिशिएंसी है फीड की, वो काफी अच्छी हो जाती है। इसमें क्या क्या चैलेंजेस पशुपालक को नहीं आएंगे अगर कंपनी की पैलेट्स वाली बैलेंस फीड खिलाएगा? तो जो कैसे क्या क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको इनफर्टिलिटी, यहाँ पर अगर बैलेंस फीड खिलाएगा तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा? इनफर्टिलिटी का जो मेन रिलेशन है, अगर जो मात्रा हम बताते हैं उस मात्रा के अनुसार वो फीड डालेंगे, तो निश्चित रूप से जो रिपीट ब्रीडिंग या प्रजनन संबंधी जो भी समस्या है वो काफी कम हो जाएगी। मतलब अपन जड़ से तो उसको मिटा नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो होगी, लेकिन मतलब कम कर सकते हैं उसको, बहुत सारी चीजें कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वीडियो बहुत लंबा हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपसे इतना ही निवेदन करूंगा। बिल्कुल सर, लंबा हो गया तो पशुपालक देख नहीं पाएंगे। ऐसा करेंगे और आगे वाले वीडियो में मैं जैसे अभी आपके फार्म पर भी प्लान कर रहा हूँ, जैसे नासिक में सुना हमने प्लान किया हुआ है, तो मैं गोदरेज फार्म पे जाके जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या क्या वहां पर गोदरेज मैनेज कर रहा है और एम्ब्रियो ट्रांसफर वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, डॉक्टर साहब से मैं जरूर जानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर आपका मैं जरूर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारा जो नासिक में फार्म है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा किसी नस्ल का सुधार करते हैं तो वहां पे कम से कम 6-7 पीढ़ी लग जाती है। बिल्कुल। जबकि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, आप एक ही जनरेशन में बहुत सारी, मतलब जेनेटिक इम्प्रूव फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही जनरेशन में आपको अच्छा क्षमता का दूध देने वाली गाय जो है आपको मिल सकती है। तो बहुत जो है आपके साथ अच्छा लगा। जानकारी के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ और पशुपालकों को मिले और हमारे संभाग में भी कोई प्रयास कर रहे हैं और आगे जाके ये चीजें यहाँ तक ले आए और पशुपालकों को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर।